वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार संधान स्टडी सेंटर की आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक सीरीज़ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने यूरोपीय संघ, नाफ्टा, नाटो और एडीबी के संबंध में आपसे चर्चा की थी। ये वीडियो आप बाखूबी देख सकते हैं। आज की क्लास में मैं जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करूंगा वो है OECD, G8, G4 और क्वाड। इन 4-5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा मैं आज की क्लास में करूंगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली पीपीटी में किसकी चर्चा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने OECD की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म हो गया। अब हम इसके परिप्रेक्ष्य में चलेंगे, देखेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, OECD का बहुत ही लॉन्ग डायमेंशन है, मैं इसको बहुत सारे आयाम में विस्तारित कर सकता हूं, लेकिन नहीं, हमें उस जगह को टच करना है जहां से सवाल संभावित होगा। हम अपने सवाल को भी अटेम्प्ट कर लें और अपने नॉलेज को भी इन्हेंस कर लें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो पहली बात आप समझ लें कि OECD OEEC का ही विस्तार है। ये OEEC क्या था, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो था, ये इसी का विस्तारित और बदला हुआ स्वरूप है। और OEC मुख्यतः किस परिप्रेक्ष्य में गठित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंसक स्थिति के बाद यूरोप ने जब महसूस कर लिया था कि नहीं, हमारे छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों की वजह से इन 2 विश्व युद्धों के बाद यूरोप पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक प्रकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है। तो यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन यानी OEEC का गठन हुआ। तो आप देखें, फिर धीरे धीरे इसने अपना काम शुरू किया और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते ये 14 दिसंबर 1960 को OECD अस्तित्व में आया। तो मुख्यतः देखा जाए तो यूरोप की जो उच्च आय वाली कंट्रीज़ हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो विकसित राष्ट्रों का ये एक संघ है। तो ध्यान से समझें किन बातों पर। पहली चीज़ तो इसकी जो स्थापना की तिथि है, यानी 14 दिसंबर 1960, ये अपने दिमाग में बना के रखिए। और महत्वपूर्ण बात ये है कि यूरोप के 18 देश इसके संस्थापक सदस्य रहे। तो आपको सभी देशों का नाम नहीं याद रखना है, लेकिन कम से कम आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मुख्य रूप से इसके संस्थापक कितने देश थे जब इसकी प्रारंभिक स्थापना हुई। तो 18 देशों का ये एक संघ था। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति क्या है? तो वर्तमान में इसमें कुल 37 कंट्रीज इस समय हैं। वर्तमान में इस समय 37 कंट्रीज़ हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इससे आप उठाइए। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये बेसिकली मुक्त बाजार के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, यानी फ्री मार्केट ट्रेड, फ्री ट्रेडिंग, फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इसका अर्थ क्या है कि इसके सदस्य प्रत्येक देश को मुक्त बाजार के रूप में या अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार के रूप में उपस्थित करें, और इस संगठन के प्रत्येक देश आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करें। आर्थिक रूप से विकास करने के लिए यूरोप के प्रत्येक देश जो इस संघ में शामिल हैं, वो इन संघ के देशों की भी मदद करें, और इस संघ के अलावा जो अदर कंट्रीज़ भी हैं, अदर कॉन्टिनेंट्स में भी हैं, अगर वहाँ पर नीड है तो उनकी भी हेल्प करें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगली इन्फॉर्मेशन जो आपको OECD के संदर्भ में ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो इस तरह से बच्चों देखो, एक मैं जनरल रिकैप देता हूं कि OECD के संदर्भ में कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अभी कुछ बातों की चर्चा मैं आपके सामने और करूंगा OECD के कॉन्सेप्ट में। आइए देखते हैं कि OECD के कॉन्सेप्ट में हमें और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी।
थोड़ा सा OECD के बारे में कुछ जानकारी और हासिल कर लेते हैं कि OECD 28 अप्रैल 2020 को इसका जो 37वां सदस्य है, 37 मेंबर, मैंने भी बताया कि कुल 37 इसमें वर्तमान में मेंबर है। तो कहीं कहीं ये प्रश्न पूछता है कि इसका जो 37वां सदस्य है वो कौन है। तो आपको दिमाग में रखना है कि कोलंबिया इसका 37वां और नया सदस्य है OECD का। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये कोलंबिया पर फोकस कीजिएगा, और ये कोलंबिया बेसिकली दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है कोलंबिया। और एक प्रश्न और संभावित रहता है कि इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है। तो इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो इन 2 पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। एक तो देखिए, बड़े एग्जाम के संदर्भ में आपको दिमाग में रखना है कि इसका उद्देश्य, जो ये मुक्त बाजार के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक प्रगति इसका मुख्य उद्देश्य है। देशों के बीच में आर्थिक सहयोग स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक कीवर्ड आपको देता हूँ, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर सरकारी आर्थिक संगठन के रूप में इसका गठन हुआ है। ये भी शब्द ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं, वो कौन है, इनसे प्रश्न उठा सकता है। तो वो हैं मैथियास कोरमन। इनकी फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैथियास कोरमन का। इस तरह से OECD के संदर्भ में हम लोगों ने इतनी जानकारी हासिल की। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 8 के बारे में, समझते हैं कि ये ग्रुप 8 क्या है। इसको संक्षेप में G8 के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। तो पहली बात आप समझ लें कि G8 का जो गठन है वो G6 G7 के एक क्रमिक विकास के बाद G8 का नंबर आता है। लेकिन हमें यह समझना है कि ये G6 से ही इसकी शुरुआत है। तो देखते हैं कि इसकी विकास यात्रा कैसे आगे बढ़ी। पहली बात आपको दिमाग में रखना है कि विश्व की तमाम जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित देश हैं, उनमें से 6, 7, 8 का ये क्रमिक संगठन गठित हुआ है, और यहीं से ये G6 G7 और G8 के नाम से प्रचलित हुआ। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि केवल यूरोप या किसी एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट की ही महान शक्तियां या विकसित राष्ट्र इसमें शामिल हैं, ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं बनाना है आपको। G8 के संदर्भ में आप देखेंगे इसका कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहली बात समझ लें कि 8 महाशक्तियों का, महाशक्ति शब्द मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वैश्विक दृष्टिकोण से जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित है और रक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि अन्य क्षेत्रों में जो वो सशक्त हैं, तो उनके लिए ये शब्द लगता है। तो इनका ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक संघ है। ध्यान रखना, OECD के संदर्भ मैंने आपको क्या बताया था, वो एक आर्थिक संगठन का स्वरूप है, और इस संगठन का स्वरूप यानी G8 का स्वरूप क्या है, राजनीतिक है। इसीलिए इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप है इसका। और मूलतः जब इसकी स्थापना हुई थी तो 6 देशों ने इस संघ की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1975 में G6 के रूप में हुई थी। ये ध्यान रखना है, G6 अर्थात 6 महत्वपूर्ण देश रहे होंगे जो आपस में ग्रुप हो गए पॉलिटिकली, तो वो क्या हो गए, G ग्रुप के लिए G शब्द यूज होता है, तो G6 के रूप में। तो कहीं प्रश्न कर सकता है, क्योंकि 6 ही देश हैं, तो आपको दिमाग लगाना है कि G6 में मूलतः यानी कौन कौन से सदस्य रहे। तो देखिए जरा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK अर्थात ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का ही एक सम्मिलित रूप है। जब उसमें उत्तरी आयरलैंड जुड़ जाता है तो वो UK बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन, और अमेरिका। ये 6 देश रहे। अब जरा सा अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्चुअली डेवलप करें। इधर देखें फ्रांस, इधर देखें ब्रिटेन अर्थात UK, और इधर देखिए अमेरिका। ये तीनों देश सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। तो एक दिमाग लगा सकते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के ये 3 सदस्य इसमें शामिल हो गए थे, और उसके बाद जर्मनी, इटली और जापान। अब आप समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के विरुद्ध जो धुरी राष्ट्र थे, सेंट्रल पावर, उनमें जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों मित्र हैं। तो एक तरफ ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये 3 और 1 3, ये 3 3 6 मिला करके प्रारंभ में G6 का निर्माण करते हैं।
उसके बाद देखिए 1975 में G6 गठित हुआ, एक साल बाद 1976 में कनाडा इससे जुड़ गया। जब कनाडा इससे जुड़ गया तो कितने सदस्य हो गए? 7। तो इसका स्वरूप G6 से बदल के क्या हो गया? G7 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान समझना, G6 का ही विकास कनाडा के जुड़ने के बाद G7 के रूप में हुआ, और 1997 में रूस जब इससे जुड़ गया तो 8 कंट्रीज हो गई। इस तरह से ये क्या बन गया? G8 बन गया। यानी G6 किस में कन्वर्ट हुआ? G7 में। G7 किस में कन्वर्ट हुआ? G8 में। अब दिमाग कहाँ रखना है, प्रश्न कहाँ से उठेगा? अगर ये प्रश्न बना दे कि G6 किस निम्न में से किस कंट्री के जुड़ने के बाद G7 के रूप में परिवर्तित हुआ, तो उसका सही आंसर आप क्या देंगे? कनाडा। और ये प्रश्न उठा दे कि G7 किस कंट्री के जुड़ने के बाद G8 के रूप में परिवर्तित हुआ, तो उसका सही जवाब क्या होगा? रूस। ठीक है, अब देखिए इस G8 में कंप्लीट फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका, कनाडा और रूस। जो 6 थे, कनाडा जुड़ा 7 और रूस जुड़ा 8। तो क्या वर्तमान में G8 का स्वरूप 8 देशों का संग्रह है? नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो क्या है? देखिए 2014 में एक क्रीमिया का क्षेत्र है, क्रीमिया देश ही था, उस मुद्दे पर रूस और यूरोप 2 भाग में हो गया। रूस ने क्या किया? क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, क्रीमिया पर चढ़ाई कर दिया, अंत में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो इस मुद्दे पर G8 के जो अन्य सदस्य रहे उन लोगों ने क्या किया? रूस को G8 के ग्रुप से निष्कासित कर दिया कि नहीं, इनको हटा दीजिए। तो जब रूस निकल गया तो पुनः इसका स्वरूप G7 का बन गया। तो अब अगर पूछे कि G8 का वर्तमान स्वरूप क्या है? G7। तो वर्तमान में क्या G8 की बैठकें होती हैं? नहीं, वर्तमान में किसकी बैठकें होंगी? G7 की होंगी। यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है, और इसी का एक स्वरूप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2021 में ये मई जून में G7 की बैठक ब्रिटेन में होना निश्चित हुआ है। ठीक है, G7 की बैठक कहाँ पर होगी? देखिए, तो G7 शब्द क्यों लगाया गया? G8 क्यों नहीं लगाया गया, मुझे बताइए। G8 इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि रूस तो क्रीमिया के मुद्दे पर रूस को हटा दिया गया 2014 में, तो फिर स्वरूप इसका तो G7 का ही रहा ना, तो G7 की ही बैठक होगी। तो इस तरह से G8 के संदर्भ में हम लोगों ने इतनी बातें देखी। अब देखिए, खूब चर्चा होती है G4 की, और एक बात मैं पहले ही आपको बता दूं कि G4 यानी ग्रुप 4, आप तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें 4 महत्वपूर्ण कंट्रीज होंगी जो सहभागिता कर रही हैं। तो ध्यान रखना, 4 महत्वपूर्ण कंट्रियों का ही एक संग्रह आपके सामने शब्द मिलता होगा, क्वाड। तो क्वाड से ग्रुप 4 बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने ये लाइन भी यहाँ पर रखी है कि यह ध्यान रहे कि यह संस्था क्वाड से भिन्न है। तो ये पहली गलती नहीं करेंगे तो दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, ये समझ लें। तो आइए हम इसकी चर्चा करते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो देखिए, सुरक्षा परिषद में स्थायी 5 सदस्य हैं। स्थायी उसके 5 सदस्य कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। और इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। क्या है? वीटो की शक्ति। तो इस वीटो शक्ति के कारण बहुत सारे वैश्विक कार्य रुक जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये हुआ कि नहीं, कुछ विश्व के ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए। तो बेसिकली स्थायी सदस्यता के लिए जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील ये मांग उठा रहे हैं। ठीक है, और सुरक्षा परिषद में एक दूसरे का समर्थन भी कर रहे हैं कि नहीं, हमें भी मिलनी चाहिए सदस्यता, इनको भी मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए और इनको भी मिलनी चाहिए। तो इसी मांग के चलते जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील ने अपना एक ग्रुप तैयार किया जिसको ही हम लोग क्या कहते हैं? G4, ग्रुप 4 कहते हैं। बात समझ गए? तो ग्रुप 4 का गठन जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील। देखिए, जापान अपने आप में बहुत विकसित कंट्री है, एशिया का देश है, तो चूँकि इसको भी वहाँ पर सुरक्षा परिषद में स्थान मिलना चाहिए। जर्मनी भी विकसित कंट्री है। भारत के संदर्भ में विकसित और विकासशील को लेकर के एक बहस है, लेकिन एक सशक्त अर्थव्यवस्था वाला देश भारत हमारा है। और ब्राज़ील की भी स्थिति ठीक ही है। तो ये लोग अपना एक ग्रुप बना करके सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से G4 का गठन हुआ।
ठीक है। तो 5 सदस्य स्थायी कौन है ये आप सामने देख लीजिए। ये मैंने यूएनओ वाले लेक्चर में इस चीज़ को स्पष्ट भी किया है, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, यूएनओ वाले लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3-4 लेक्चर में मैंने सारे डायमेंशन इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग G4 के बाद जिस अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे उसको समझ लेते हैं कि क्वाड क्या है। मैंने बताया ना कि G4 से क्वाड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वाड से 4 की संख्या स्पष्ट होती है, तो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या G4 क्वाड एक ही चीज़ है। नहीं, इसमें भिन्नता है। इसमें मौलिक भिन्नता क्या है इस चीज़ को समझते हैं। तो पहली चीज़, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और यहाँ पर डायलॉग शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता का मंच है, ये एक डायलॉग का मंच है, ये ध्यान रखना है। ये संगठन एक डायलॉग का मंच है। तो ये डायलॉग किसके बीच में है बताइए? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। दरअसल ये क्या है, अमेरिका जापान को तो आपने देखा ही है, उस पर बमबारी किया और फिर उसका रक्षक बन गया, जापान का रक्षक बन चुका है कि नहीं, आप अपनी सैनिक शक्ति विकसित नहीं कीजिएगा, परमाणु बम की खोज नहीं कीजिएगा और हम पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेंगे। अब मेरे समझ में नहीं आता कि ये जापानी कैसे हैं। मतलब दुनिया में कई सारे तकनीकी उन्नति के अलावा इनको एटिकेट, मैनर और संस्कारों के लिए भी जाना जाता है विश्व में, पर वर्तमान में इनकी स्थिति ऐसी कैसी है? भाई, आपने हमारे ऊपर बम छोड़ा, हमें नष्ट भ्रष्ट कर डाला, तो कम से कम आपसे संबंध न रखें, हम आपसे दूर से नमस्कार करते हैं। और वो क्या है कि उनके उसका साथी बन गया, सहयोगी बन गया। कम से कम हमारे अंदर विरोध का भाव तो होना चाहिए, और बदला लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि हमारे ऊपर हुए अत्याचार के विरुद्ध अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है। आपने हमें ध्वस्त कर दिया और हम कभी ताकत ही ना बना पाए, पता नहीं कैसा जापानी, ये जापान का मैटर है, लेकिन मैं इस आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान ने मिलकर के क्वाड बनाया। दरअसल इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि एशिया प्रशांत वाले क्षेत्र पर चीन के बढ़ते हुए कदम को नियंत्रित करना। क्योंकि देखिए, चीन अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूरे विश्व में, खास तौर पर एशिया प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र पर अपना दबदबा बना रहा है। वहाँ पर जितने छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं और दक्षिण चीन सागर है, प्रशांत महासागर का और हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बना रहा है, ठीक है। तो बिल्ड इन रोड वाला जो मैटर है, उससे भी चीन अपने आप को बढ़ा रहा है पूरे विश्व में। तो दरअसल यहाँ पर मुख्य चिंता अमेरिका को है, बात को समझिए पहले। और मैं अमेरिका को सदैव भारत या विश्व का कल्याणकारी देश के रूप में नहीं देखता, ये मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। अमेरिका व्यक्तिगत स्वार्थों के अधीन जीने वाला एक देश है, लेकिन पता नहीं क्यों अमेरिका छाया हुआ है भारत में। तो बेसिकली क्योंकि भारत का पूरा सिस्टम गूगल के तहत जा चुका है, भारत की तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अमेरिका के पास है। लेकिन नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। विश्व के कल्याण से इसका कोई मतलब नहीं है। ना ये कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है, ना ये ब्रिटेन था, ना ये अमेरिका है। एक ज़माने में विश्व में औपनिवेशिक शक्ति के रूप में ब्रिटेन था, तो आने वाले भविष्य की जो परिकल्पना है, बल्कि ये भविष्य की दृष्टि है अमेरिका की। अमेरिका विश्व की महाशक्ति ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति बनना चाहता है। ये पूरे विश्व में एक औपनिवेश स्थापित करना चाहता है। हाँ, तो अब देखिए, इसके जाल में भारत भी फंसा हुआ है, भारत को फंसना ही है, क्योंकि यहाँ की नीति ही ऐसी है। तो मुख्यतः चीन के बढ़ते प्रभाव को एशिया प्रशांत क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक ग्रुप बनाया। दरअसल ये क्या है कि एक तरह से सामरिक रणनीतिक वार्ता का ये बनाया कि भाई कैसे हर समय ये बात करते रहेंगे किस तरह से हम चीन पर दबाव बनाएं। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे नौसैनिक अभ्यास किया करते हैं। तो इन्हीं नौसैनिक अभ्यास में एक अभ्यास निकल के आया होगा, मालाबार अभ्यास। बहुत बार आपने सुना होगा कि क्वाड के इन चारों देशों ने कई बार मालाबार अभ्यास किया।
तो ये चारों देश मिलकर के क्या करते हैं, नौसैनिक अभ्यास करते हैं। और इसका मुख्यतः गठन कब हुआ, नवंबर 2017 में। तो क्वाड के संदर्भ में अगर आप इतनी बात दिमाग में रखते हैं तो मेरा विश्वास है कि क्वाड से संबंधित प्रश्न आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतने ही विषय आपके सामने रखूँगा। अगली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।